हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने अप्रत्यक्ष विधि के बारे में लिखा था, अप्रत्यक्ष विधि देखी थी क्या होता है और उसके बारे में अपन ने लिखा था। आज अपन क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष विधि के बारे में कल पढ़ा था, आज अपन प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप बताए थे मैंने, दो प्रकार बताए थे, एक तो अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष। तो आज अपन क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि के बारे में पहले एक बार समझते हैं क्या होती है प्रत्यक्ष विधि, फिर देन अपन क्या करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि में मैंने क्या बताया था? अप्रत्यक्ष विधि में मैंने बताया था कि पहले अपन क्या करते थे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देते थे, ठीक है। उसके बाद आयनन ऊर्जा देते थे, उसके बाद अपन वियोजन ऊर्जा देते थे, उसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता देते थे, उसके बाद देन अपन जालक ऊर्जा करके करते थे, ठीक है। और फिर अभिक्रिया ऊष्मा होती थी वो। अब इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? देखो, प्रत्यक्ष विधि में ये होता है, जो अपन का सोडियम है वो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, ठीक है। क्लोरीन अपन का कैसी अवस्था में था? गैसीय अवस्था में, ठीक है। इससे क्या बन रहा था? सोडियम क्लोराइड बन रहा था मेरा, ठीक है। अब यह कैसी स्टेट है? ये है प्योर अवस्था या शुद्ध अवस्था में। ये सब बात किस में चल रही है? जब अपन की अवस्था कैसी हो? शुद्ध हो। इसको अपन बैलेंस करेंगे तो हाफ लगा देंगे। तो ये अपन की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि ये कहती है कि सोडियम जब ठोस अवस्था में होता है और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, ये मिलके क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है बाहर, उसी को अपन क्या कहते हैं? अपन का प्रत्यक्ष विधि कहेंगे उसको अपन, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो तुम लोग। प्रत्यक्ष विधि डालो हेडिंग। इसमें देखो, इस विधि में प्रयोगों द्वारा इस विधि में प्रयोगों द्वारा इस विधि में प्रयोगों द्वारा एक मोल सोडियम धातु इस विधि में प्रयोगों द्वारा एक मोल सोडियम धातु एक मोल सोडियम धातु व आधा मोल क्लोरीन व आधा मोल क्लोरीन। एक मोल सोडियम धातु है, आधा मोल क्या है? क्लोरीन का है। आधा मोल क्लोरीन गैस की अभिक्रिया में गैस की अभिक्रिया में गैस की अभिक्रिया में एक मोल ठोस NaCl बनाता है। गैस की अभिक्रिया में एक मोल गैस की अभिक्रिया में एक मोल ठोस NaCl बनाता है। एक मोल ठोस NaCl बनाता है। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा इस अभिक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा मुक्त होती है, जिसे अभिक्रिया ऊष्मा जिसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जिसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं, जिसका मान जिसका मान 98.2 98.2 किलो कैलोरी पर मोल होता है। 98.2 98.2 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये रिएक्शन लिखो। Na सॉलिड में है, सोडियम अपन का ठोस अवस्था में है, फिर Cl2 गैसीय अवस्था में, इससे NaCl मिला ठोस अवस्था में। और इसमें क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा बाहर निकल रही है। जो मैंने लिखा है उसको पढ़ के देखो, इस रिएक्शन कैसे लिखा है वो पढ़ के देखो क्या कहना चाह रहा है। एक बार रिवाइज करो इसको, देखो क्या लिखा है, सेम टू सेम लिख रहा है सामने, पढ़ो उसको। मैंने बताया था जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो किस में लिखते हैं अपन? माइनस में। तो इधर लिखो Q बराबर माइनस के 98.2 किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू लिखो।
जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो अपन की किस में होती है, माइनस में। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होता है, माइनस में। चालक ऊर्जा किस में होती है, माइनस में। अभिक्रिया ऊष्मा किस में होती है, माइनस में। तीनों बात याद रखना इन तीनों पॉइंटों को। अब लिखो नेक्स्ट, इस प्रकार 1 मोल NaCl के निर्माण की, इस प्रकार 1 मोल, इस प्रकार 1 मोल NaCl, इस प्रकार 1 मोल NaCl के निर्माण की प्रत्यक्ष, के निर्माण की प्रत्यक्ष, के निर्माण की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों को, तथा अप्रत्यक्ष विधियों को बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से, बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब डायग्राम बनाओ तुम, देखो कैसे बनाओगे। जो अपन ने स्टार्टिंग में जब से बॉर्न-हैवर साइकिल पढ़ रहे हैं, बॉर्न-हैवर चक्र पढ़ रहे हैं, कैसे बनाते थे। सोडियम लिखेंगे पहले अपन, किसमें, ठोस अवस्था में, Cl2 बैलेंस करेंगे, गैसीय अवस्था में सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, लिखते चलना। ये सोडियम है, इसको अपन को गैसीय अवस्था में बदलना है। पहले गैसीय अवस्था में बदलने के लिए क्या करते थे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देते थे। डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देंगे जिससे ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अब इसको आयनन ऊर्जा देंगे, आयनन ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकालेगा, तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा। गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला इसने। क्लोरीन है, इसको वियोजन ऊर्जा देंगे। वियोजन का काम तोड़ना, वियोजन ऊर्जा दी अपन ने। वियोजन ऊर्जा क्या करेगा, इसको क्लोरीन बना देगा, गैसीय अवस्था में बॉन्ड तोड़ देगा, बंध तोड़ देगा। अब क्या देंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन बंधुता देंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तो Cl माइनस आ जाएगा गैसीय अवस्था में। ठीक है, ये सोडियम गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl का निर्माण कर लेंगे। ये क्या है अपन की जालक ऊर्जा बनेगी, फिर जालक ऊर्जा। और इससे डायरेक्ट, ये तो क्या है अपन की पूरी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष में अपन ने कल यही पढ़ा था सब, अप्रत्यक्ष विधि है ये। और सोडियम जब अपन की ठोस अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है और NaCl बन रहा है, तो ये क्या है, ये अपन की है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। छापो इसको। क्या और क्या क्या पॉइंट बताए थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होता था, माइनस में। देख लो इधर, इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस में। NaCl जालक ऊर्जा किस में होती थी अपन की, माइनस में। ठीक है, और ये क्या बनता था अपन का, ये भी तो माइनस में बनता था, विक्रिया ऊष्मा। देखो इसको माइनस में, एक उसमें लिखो, स्टार बना के लिखो कि अपन की इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस में होती है, अपन क्या ये जालक ऊर्जा माइनस में होता है, और अभिक्रिया ऊष्मा माइनस में होती है। ठीक है, लिख लिया। अभिक्रिया ऊष्मा माइनस में लिख ली, माइनस का Q, ये क्या हो गया, माइनस का U। देखो
अब इसके बाद लिखो बॉर्न हेवर चक्र के उपयोग या महत्व। क्या लिखोगे? बॉर्न हेवर चक्र के उपयोग या महत्व। फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण। इसमें लिखो कई तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान, कई तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात करना, सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, ज्ञात करना अत्यंत कठिन है। ऐसे तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान, ऐसे तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से, बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है? अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता को आसानी से नहीं निकाल सकते, इसको निकालना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, पर अपन क्या कर सकते हैं, बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन को निकालनी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को मैंने बताया था किससे लिखते थे, ई से। तो ई बराबर क्यू, क्यू यानी कि अभिक्रिया ऊष्मा प्लस ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस जालक ऊर्जा, सॉरी जालक से पहले वो आता था डिसोसिएशन, जिसको बोलते थे वियोजन, वियोजन ऊर्जा, और फिर उसके बाद आता था अपन का जालक ऊर्जा। देखो चालक ऊर्जा को अपन किस में लिखते थे, माइनस में, तो प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का यू। लिया। अब लिखो प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण, प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण, प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण। इसमें लिखो किसी गैसीय ऋणायन द्वारा, किसी गैसीय ऋणायन द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने, प्रोटॉन ग्रहण करने, प्रोटॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा, प्रोटॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जो गैसीय ऋणायन होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन, अपन का जो प्रोटॉन होता है उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसका फॉर्मेशन करता है, और उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है बाहर उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंधुता। ठीक है, लिख लिया प्रोटॉन बंधुता। अब इसके बाद लिखो, ये लिख लो इक्वेशन, x माइनस प्लस में, ये गैसीय अवस्था में है, ये अपन का ऋणायन है, इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इससे क्या बन गया अपन का, ये ऊर्जा बाहर निकली है, जो ऊर्जा बाहर निकली वो क्या है अपन की, प्रोटॉन
बंधुता। देखो कल 21 उपयुक्त के लिए, उपयुक्त के लिए लिखने के बाद लिखना, प्रयुक्त के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान, उपयुक्त के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान, उपयुक्त के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान बॉर्न-हैवर चक्र, बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से, बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से निम्न सभी द्वारा, बॉर्न-हैवर चक्र की सहायता से निम्न सभी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, निम्न सभी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखो प्रोटॉन बंधुता कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन बंधुता निकालने का फॉर्मूला आयनन ऊर्जा प्लस में वियोजन ऊर्जा, ये लिखो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डाल के लिखो, फर्स्ट था अपन का क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा प्रोटॉन हो गया, अब तीसरा है आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के अस्तित्व, आयनिक यौगिकों के अस्तित्व एवं स्थायित्व, अस्तित्व एवं स्थायित्व का निर्धारण, अस्तित्व एवं स्थायित्व का निर्धारण, इसमें लिखो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक अस्तित्व में होते हैं, ऐसे यौगिक अस्तित्व में होते हैं, अर्थात, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाती हूँ उस पर, अर्थात केवल वे यौगिक ही बनते हैं, अर्थात केवल वे यौगिक ही बनते हैं, वे यौगिक ही बनते हैं जिनके लिए, जिनके लिए बॉर्न-हैवर चक्र के, जिनके लिए बॉर्न-हैवर चक्र के द्वारा, द्वारा ज्ञात अभिक्रिया, ज्ञात अभिक्रिया ऊष्मा का मान, ज्ञात अभिक्रिया ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है, ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करो, वे आयनिक यौगिक, वे आयनिक यौगिक जिनके लिए, जिनके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान, अभिक्रिया ऊष्मा का मान जितना अधिक, अभिक्रिया ऊष्मा का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है,
ये यौगिक ऋणात्मक होता है, वे यौगिक उतने ही अधिक वे यौगिक उतने ही अधिक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में है सोडियम क्लोराइड NaCl, MgCl2, कॉमा लगा के MgCl2 एक्सेट्रा। यौगिक बनते हैं NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा ETC। यौगिक बनते हैं, लेकिन लेकिन NaCl2 लेकिन NaCl2 यौगिक अस्तित्व में नहीं होते हैं, लेकिन NaCl2 यौगिक अस्तित्व में नहीं होते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए थे। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि जो ऊष्मा होती है जो बाहर निकलती है, जितनी ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, या मैं ये कह सकती हूँ वो उतना ही ज्यादा स्थायी होएगा। स्टेबल होगा, स्थायित्व उसकी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अपन को पता है जो ऊष्मा जो बाहर निकलती है वो किसके फॉर्म में निकलती है, नेगेटिव ऋण आयन के फॉर्म में। जो उसका मान होता है वो कैसा होता है, ऋण आयन। तो जितनी ज्यादा ऊष्मा बाहर वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, और उसका मान जो होता है वो कैसा होता है, ऋण आयन के फॉर्म में। जैसे अपन का सोडियम क्लोराइड है, ये तो कैसा है, स्थायित्व है। फिर मैंने लिख रखा है NaCl2, ये क्या है, ये स्थायित्व नहीं होता, ये स्थायी नहीं है। ये तो क्या है, स्थायी है, स्टेबल है। पर ये NaCl2 है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये था इसका मीन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखो, अपन की एक विधि कंप्लीट हो गई। एक विधि अपन की कंप्लीट हो गई। कौन सी विधि? मैंने दो टाइप बताए थे, दो प्रकार बताए थे। एक तो प्रायोगिक बताई थी, एक सैद्धांतिक बताई थी। प्रायोगिक वाली अपन की अब पूरी हो चुकी है। प्रायोगिक में अपन ने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था अप्रत्यक्ष, एक पढ़ा था प्रत्यक्ष। तो अब ये पूरी प्रायोगिक कंप्लीट हो गई। अब अपन लिखेंगे सैद्धांतिक विधि। सैद्धांतिक विधि में लिखो, देखो जालक ऊर्जा का सैद्धांतिक निर्धारण। जालक ऊर्जा का सैद्धांतिक निर्धारण। चालक ऊर्जा का सैद्धांतिक निर्धारण। अब लिखो इसमें, चालक ऊर्जा के सैद्धांतिक चालक ऊर्जा के सैद्धांतिक मान की गणना बॉर्नलैंडे के द्वारा की जाती है। बॉर्नलैंडे के द्वारा की जाती है। याद हो तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था, जो अपन की प्रायोगिक विधि है उसको अपन बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से करते थे, पर जो अपन की सैद्धांतिक विधि है उसको अपन बॉर्नलैंडे की सहायता से करते हैं। तो इसमें लिखो, बॉर्नलैंडे की सहायता से, बॉर्नलैंडे के द्वारा की जाती है। क्या इतना? अब लिखो, क्रिस्टल में आयनों के मध्य क्रिस्टल में आयनों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या लिखना है? क्रिस्टल में आयनों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बंद होते हैं। दोनों बंद होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बंद होते हैं। अतः
अतः आयनिक क्रिस्टल की अतः आयनिक क्रिस्टल की अतः आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा अतः आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा आकर्षण व प्रतिकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण की स्थितिज की स्थितिज ये स्थितिज स्थितिज स्थिति कहते हैं ना स्थिति स्थितिज आकर्षण व प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जाओं के परिणामी ऊर्जा होती है। मैंने सैद्धांतिक विधि अभी बताई नहीं है, वो बताऊंगी, पहले इसको लिखो। ऊर्जाओं की परिणामी ऊर्जा होती है, इसमें लिखो U बराबर एक क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आकर्षण और प्रतिकर्षण हो गई कुल दोनों को मिला के। अब एरो लगा के लिखना, इसको लिखने के बाद, ये रिएक्शन लिखने के बाद एरो लगा के लिखो। आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा दो विपरीत आवेशित आयनों दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आयनों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आयनों के मध्य दूरी आयनों के मध्य दूरी के विक्रनुपाती होता है। आयनों के मध्य दूरी के विक्रमानुपाती होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? Z1 Z2 का स्क्वायर अपॉन
आर। ये सेकंड इक्वेशन। Z1 Z2 E का स्क्वायर अपॉन R। क्या अब लिखो यहाँ पर Z1 Z2 क्या है, Z1 व Z2 बराबर धनायन व ऋणायन पर आवेश। Z1 और Z2 ये क्या है, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन पर आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और R बराबर आयनों के मध्य दूरी, R बराबर आयनों के मध्य दूरी। फिर लिखो किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में एक आयन पर, किसी आयनिक क्रिस्टल में एक आयन पर आयन पर उपस्थित बल, उपस्थित बल उसके निकटवर्ती, उसके निकटवर्ती विपरीत आवेशित, उसके निकटवर्ती विपरीत आवेशित आयनों, विपरीत आवेशित आयनों के साथ साथ, के साथ साथ दूरी पर, के साथ साथ दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित, स्थित विपरीत आवेशित आवेशित आयनों के कारण, आयनों के कारण भी होता है, आयनों के कारण भी होता है। अतः, अतः समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें लिखो माइनस का A Z1 Z2 हो गया E का स्क्वायर अपॉन R। इसको दे लेना थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली अपन ने लिखी थी आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, सेकंड वाली ये है, थर्ड वाली ये है। थर्ड इक्वेशन दे लेना इसको। चल देखो यहाँ पर A क्या है, मेडलंग इसका मान, इसमें लिखो इसका मान, मेडलंग में ब्रैकेट में बना के लिखना, इसका मान क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है। ये मेडलंग है, इसका मान किस पर निर्भर करेगा, क्रिस्टल की जो संरचना बनाएंगे उस पर। मेडलंग है, इसका मान क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है।
लिख लिया। अब देखो, ये अपन ने पढ़ा किसका, सैद्धांतिक विधि है। अपन ने अभी क्या की, प्रायोगिक विधि को अपन ने लिख लिया और पहले समझ भी लिया था। जो सैद्धांतिक विधि है इसको अपन ने अभी लिखा है, इसको अपन क्या करेंगे, कल की तो अपन की क्लास होगी नहीं, परसों इसको एक बार आप लोग खुद घर से पढ़ के आना। परसों क्या करूंगी मैं, इसको पूरा स्टार्टिंग से समझाऊंगी। सैद्धांतिक विधि, प्रायोगिक विधि तो अपन ने समझ ही ली, तो अब मैं क्या करूंगी, परसों सैद्धांतिक विधि को एकदम स्टार्टिंग से लेके समझाऊंगी। और अपन ने लिख लिया है तो लिखने की दिक्कत है नहीं। तो तुमको क्या करना है, तुम लोगों को ये करना है, जो मैंने कल लिखवाया है वो पहले पूरा पढ़ना है अच्छे से। जो आज लिखवाया है सैद्धांतिक विधि, हो सकता है तुमको समझ नहीं आए, बट अपन क्या करेंगे परसों की क्लास में इसी को ही समझेंगे जो आज लिखा है सैद्धांतिक विधि के बारे में। तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आज अपन इतना ही रखते हैं। कल अपन इसको समझेंगे, परसों के दिन, कल तो क्लास नहीं रहेगी, परसों के दिन अपन सैद्धांतिक विधि समझेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, परसों तैयार रहना समझने के लिए सैद्धांतिक विधि। परसों अपन सैद्धांतिक विधि समझेंगे, और जो अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है उसके क्या करेंगे, नोट्स लिखते चलेंगे। ठीक है, तक के लिए इतना ही, थैंक यू।